नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड का पौराणिक पृष्ठभूमि और इसके नाम की उत्पत्ति के संबंध में हम आज की वीडियो देखने वाले हैं। तो देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि, पौराणिक भूमि, अन्य नाम बहुत सारे हैं और किस आधार पर इनका नामकरण किया, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने ये डायग्राम बना रखा है, इसका क्या औचित्य है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और ये वाला जो हिस्सा दिखाया गया है नेपाल, और ये जो है ये हिमालय। तो क्योंकि अभी हम उत्तराखंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उत्तराखंड का कहा जाता है कि उत्तराखंड मध्य हिमालय में स्थित है। क्या? मध्य हिमालय के भाग में स्थित है, मध्य हिमालय में स्थित है। और ऐसा कहा जाता है पुराणों में भी और जितने प्राचीन ग्रंथ हैं कि हिमालय का जो सर्वश्रेष्ठ भाग है वैदिक संस्कृति के अनुसार, वह मध्य हिमालय सबसे महत्वपूर्ण भाग है और उसी भाग में अपना उत्तराखंड स्थित है। तो जो हिमालय है, हिमालय क्षेत्र को जो ऋषि थे, ऋषि या एक तरह से आप कहे जा सकते हैं कि पुराने समय में भी और वर्तमान समय में भी इसी आधार पर इन्होंने बांटा था कि जो भौगोलिक आधार है, हिमालय को 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। उससे क्या? भौगोलिक आधार पर हिमालय को 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से हैं वो? तो आपका हो गया केदार, कुर्माचल, जालंधर, और एक हो गया आपका नेपाल, और एक हो जाएगा आपका कश्मीर। तो 5 वर्गों में हिमालय का वर्गीकरण किया जाता है। हिमालय क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया किसमें? 5 भागों में। भारतीय भूगोल विद्या के जो विद्वान हुए, ऋषि हुए, उन्होंने हिमालय क्षेत्र को 5 भागों में, 5 खंडों में विभाजित किया है। ठीक है। और ये जो है ये स्कंद पुराण में भी है। तो स्कंद पुराण के अनुसार भी ये जो हिमालय का वर्गीकरण है यही माना जाता है। तो आप ये बात भी नोट कर सकते हैं कि स्कंद पुराण के अनुसार तो यही वो क्षेत्र हैं। अब इनको मैंने डायग्राम में क्यों बनाया, क्या बनाने की ज़रूरत थी? तो देखिए, थोड़ा सा एक जो अगर आप डायग्राम के हिसाब से थोड़ा समझते हैं ना, कलरफुल चीज़ें आप देखते हैं तो दिमाग में रहती हैं कि अच्छा ऐसा कुछ रहा होगा, ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है। तो नेपाल है, तो नेपाल और उत्तराखंड को आप देखेंगे तो यहाँ कौन सी नदी है? काली नदी। कौन सी? काली नदी। ठीक है। और काली नदी आपने पढ़ी हुई होगी, जब आप थोड़ा सा भी मैप पे ध्यान देंगे तो पिथौरागढ़ और नेपाल के साथ जो सीमा रेखा मतलब विभाजन कर रही है वो कौन सी है? काली। तो आइए इसी से चीज़ों को इनको जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैदिक काल में दक्ष और यक्ष के विध्वंस के बाद, ठीक है, दक्ष यक्ष के विध्वंस के बाद 2 प्रमुख आधार से स्थल बने जिनको जाना गया। एक था केदार स्थल और एक है मानस स्थल। ठीक है। तो ये किन के थे? शैव प्रमुख स्थल थे। शैव यानी कि शिव को मानने वाले। तो एक हो गया कौन सा? मानस, और एक हो गया केदार। तो केदार वर्तमान समय में जाकर कौन सा बना? केदारखंड। और मानस कौन सा बना? मानसरोवर। मानसरोवर से था ये मानस। ठीक है। मानस जो है मानसरोवर से संबंधित था। तो मैंने ऊपर वाले में, जहाँ ऊपर वाला जो डायग्राम बनाया है उसमें थोड़ा ब्लू जो किया हुआ है वही। ठीक है। और आपने देख लिया केदार। उत्तराखंड को तो आप थोड़ा समझते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। तो कुर्माचल आगे देखेंगे उसको। तो हिमालय क्षेत्र का जो वर्गीकरण है वो 5 में किया, और जो मैंने ऊपर बात समझाई उसी को सही से समझाने के लिए, ताकि आपके दिमाग में कुछ चीज़ें क्लियर हों, तो ये डायग्राम बनाने की कोशिश की है। देखिए, नेपाल जो है ना, नेपाल मैंने बताया भी 5 वर्गों में है। कौन सा? कश्मीर, जालंधर, केदार, मानस कुर्माचल वाला क्षेत्र। ठीक है। मानस और नेपाल। ठीक है, इतना क्लियर? जब अगर इतना क्लियर है तो आगे की चीज़ देखिए नेपाल और जो मानस है, मानस यानी कि कुर्माचल वाला क्षेत्र,
इसको जो विभाजन कर रही हैं वो कौन सी नदी है? काली। तो इन खंडों का विभाजन, ये खंड है हिमालय क्षेत्र के जो खंड हैं 5 खंडों में विभाजित किया, तो वो उसमें जो मानस खंड है और नेपाल खंड है उनका नेपाल हिमालय का जो क्षेत्र है उन दोनों को विभाजन करने वाली नदी हो गई आपकी काली। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर मानस और केदार खंड आ गए, मानस और केदार खंड बीच में आ गए। तो केदार और मानस खंड को जो वर्गीकरण कर रही है, एक तरह से क्षेत्र विभाजन करने का काम करता है, तो वो पर्वत कौन सा है आपका? नंदा पर्वत। तो ये नंदा पर्वत, आपको थोड़ी सा ये पॉइंट भी याद रखना है कि केदार और मानस खंड का विभाजन करने वाला पर्वत नंदा पर्वत। फिर उसके बाद में देखेंगे जालंधर, जलंधर यानी कि पंजाब वाला क्षेत्र आप लिख सकते हैं, ठीक है, पंजाब, ठीक है। तो पंजाब, तो इस वाला जो ये पंजाब जलंधर खंड था, ये इसको और केदार खंड का जो विभाजन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? यमुना। तो मानस खंड का विभाजन भी इसी से हुआ ना, केदार और मानस हम फिर एक मानेंगे आने वाले समय में, उत्तराखंड में लेंगे उसको, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? यमुना। और ये जालंधर के पश्चिम में, देखिए जालंधर के पश्चिम में, आपने डायग्राम समझ लीजिए, थोड़ा सा क्लियर रहेंगी ये चीज़ें। देखिए जब हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो ऊपर क्या लिखते हैं? उत्तर, और नीचे लिखते हैं दक्षिण, और इधर क्या लिखते हैं? पूर्व, और इधर क्या लिखते हैं? पश्चिम, ठीक है। तो इतना क्लियर है। तो यानी कि अगर कोई पूछे कि कश्मीर, जलंधर, केदार, मानस और नेपाल, इन 5 खंडों को पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमबद्ध लगाइए, तो आपके ये हो जाएंगे कि कश्मीर है, कश्मीर के पूर्व में जलंधर हो गया, जलंधर के पूर्व में केदार और मानस हो गया, और मानस के पूर्व में कौन हो गया? नेपाल। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए सबसे प्राचीन जो खंड है, ये शिव जी कह रहे हैं, ठीक है। तो शिव कह रहे हैं कि सबसे प्राचीन खंड जो है, जिस तरह से मैं सबसे प्राचीन हूँ उसी तरीके से सबसे प्राचीन खंड कौन सा है? अपना केदार खंड। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो केदार खंड कॉन्सेप्ट अगर आप बनाकर चलते रहेंगे तो जल्दी याद रहेगा आपको। अच्छा, कालिदास ने रघुवंश में, रघुवंश उनकी रचना है, कालिदास ने गढ़वाल हिमालय को क्या बोला है? गौरी गुरु, मतलब गौरी का गुरु। क्या? गौरी का गुरु, ठीक है, गौरी का गुरु बोला है। और कालिदास ने जो कालिदास की रचना है मेघदूत, यहाँ लिखा हुआ है मेघदूत में जो क्षेत्र है, यहाँ तो बोला है गढ़वाल हिमालय को, गढ़वाल हिमालय को, और यहाँ किसको बोला है? पूरे क्षेत्र को, जो गढ़वाल और कुमाऊं का क्षेत्र है उसको क्या बोला है? अलकापुरी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी याद रखिए कि उन्होंने किस बुक में क्या बोला है। प्राचीन ग्रंथों में जो केदार खंड और मानस खंड हैं, इनको अन्य नाम है, ये क्या है? इनके अन्य नाम। तो आप इनको ऐसे याद रखिए, इलाव्रत, ब्रह्मपुर और खसदेश के नाम से जाने गए, ठीक है। अब देखिए उत्तर कुरु, उत्तर कुरु, ठीक है, उत्तर कुरु यानी कि उत्तर पर्वत जो है, उत्तर का जो पश्चिमी पर्वत, मतलब उत्तर का जो पर्वतीय भाग है और जो दक्षिण का पर्वतीय भाग है, उनको जोड़ने का काम कौन कर रहा था? कारुपथ। कौन? कारुपथ। तो कारुपथ को ही उत्तराखंड कहा गया, ठीक है। तो उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु, आपने मैप में भी अभी समझा कि इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु को जोड़ने का जो काम कर रहा था वो कौन था? कारुपथ। और कारुपथ को ही उत्तराखंड कहा गया। तो इस क्षेत्र को ही क्या कहा गया होगा? क्या कहा गया होगा? कारुपथ, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा जो ये जो क्षेत्र है, जहाँ मैंने अभी बताई थी कि मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है, मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है जिसमें उत्तराखंड है, मुख्य रूप से हरिद्वार और ये उत्तराखंड से बाहर भी अगर देखेंगे तो जैसे मानसरोवर वाला क्षेत्र, तो इस ये वाला जो क्षेत्र है इसको पुराणों में यानी कि प्राचीन समय में सप्त सैंधव, ठीक है, यानी कि 7 सिंधु क्षेत्र कहा गया है। सप्त सैंधव क्षेत्र किस में कहा गया है? मुख्य रूप से इसे ऋग्वेद में ये बात कही गई है। तो ये 7 नदियाँ थीं कौन कौन सी? तो इसलिए लिख ली सरस्वती, अलकनंदा, धौली, पिंडारका, भागीरथी, मंदाकिनी, और ये है नवालका। तो नवालका को मतलब नियार नदी, ठीक है। तो ये जो मुझे लगा सही से वो मैंने नोट डाउन किया। अलकनंदा को विशिष्ट रूप से ऋग्वैदिक सिंधु कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ, ये वाला फैक्ट, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि सही है। फिर आगे हम जो अगला वीडियो देखेंगे उसमें जो उत्तराखंड है उनके आने वाली जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे हम लोग।
और जितनी भी वीडियोस हैं उनको आप थोड़ा सा देखते चलिए, ताकि थोड़ा सा एक समझ में आता रहे कि हाँ भाई कौन सा भाग कैसे है ना। उत्तराखंड गढ़वाल और कुमाऊं की उत्पत्ति के संबंध में हम एक और वीडियो पढ़ेंगे, तो वहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर इनकी जो प्रश्नोत्तरी हम करेंगे, ठीक है, क्विज टाइप की एक कर लेंगे, ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो हो जाए।